आपका फिर से स्वागत है हमारे टेस्ट सीरीज 6 में। पहले की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बहुत समस्या आ रही थी, बहुत से छात्र बोल रहे थे सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। इस बार कोशिश की है कि आपको साफ दिखाई दे, बाकी फिर बाद में हम घर से ही आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको दिखने में। पहले बात करते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस आ चुका है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि सामाजिक अध्ययन का सभी का आ चुका है, लेकिन खास तौर पर हम केवल सामाजिक अध्ययन से संबंधित ही टॉपिक आपके टेस्ट में पूरे कराएंगे। जो 60 क्वेश्चन आएंगे, साथ में आपके मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी पूरी कराएंगे। आपके जब टाइम मिलेगा दोनों का हम पूरी टेस्ट सीरीज आपके कराएंगे। पहले समझ लीजिए, आपकी जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में हमने जो पहले की जो टेस्ट सीरीज कराई थी उसमें से लगभग आपको कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो एक दो टॉपिक चेंज हुआ है। इस बार जो आपके भारत के भूगोल को जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें से क्या चेंज हुआ पहले आप ये देखिए। आपके जो पहले का जो पूर्व वर्षों का जो सिलेबस था उस सिलेबस में आप देखिए क्या क्या था। भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय परियोजना, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, विकास के सामाजिक आर्थिक कार्य, उपभोक्ता जागृति, ये पूर्व वर्षों का आपका रीट का सिलेबस था। इस बार जो आपके सिलेबस आया है उसमें क्या किया गया है कि आपके जो उपभोक्ता वाला है इसको हटा दिया गया है। साथ में आपके एक तो मृदा वाला और एक खनिज वाला टॉपिक आपके भारत के भूगोल में जोड़ दिया गया है। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि इस बार हमें मृदा वाला और खनिज वाला टॉपिक भी पढ़ना है। अब ये जो सिलेबस था उस सिलेबस में ही आपके पूरे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपकी बात करूँ 2011 में, 2012 में, 2015 में, 2017 में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपके जिस तरह संविधान में से हमेशा 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या आपके भारत के भूगोल से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपके मान लीजिए 2011 में आपकी 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार हो सकता है आपके 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसमें से इतने क्वेश्चन पूछे जाए। इस कारण हमें सभी विषयों को विशेष तौर पर तैयार करना है। जैसे देखिए आपकी भू आकृतिक प्रदेश यानी कि भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया। 2011 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया। जलवायु में से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया। वन से भी केवल 11 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया, 12 और 17 में नहीं पूछा गया। उद्योग से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से केवल एक बार 2011 में ही क्वेश्चन पूछा गया। उपभोक्ता से केवल एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, और बाकी 2012 में। जनसंख्या से केवल लास्ट के जो 2 बार एग्जाम हो रहे हैं उनमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कृषि है, कृषि से केवल आपके 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया। परिवहन है तो परिवहन से संबंधित आपके केवल एक क्वेश्चन पूछा गया 2017 में एक बार। इस तरह से आप देख सकते हैं 2011 में टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए भूगोल से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित। 2012 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं। जैसे 2017 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए विख्यात है, तो उसमें चंबल भी दे रखा था, नर्मदा भी दे रखा था, गोदावरी भी दे रखा था। अगर उसको भारत के भूगोल में शामिल करते हैं तो 2017 में आपके 7 क्वेश्चन भारत के भूगोल से संबंधित पूछे गए थे। अब टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज इसमें से हम कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपने पूरे सिलेबस के अनुसार ही हम आपके क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन अगले टेस्ट में आपके ये जो 7वां टेस्ट होगा भारत के भूगोल से संबंध थोड़ा बड़ा होगा, उसमें पूरे क्वेश्चन ले लेंगे किस तरह से अपने पूछना है। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने क्या अलग कोर्स बना लिया क्या? हाँ, हमने कोर्स बनाया है उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं पाते, जिन्होंने किसी प्रकार का कोर्स नहीं ले रखा। मैं खुद स्वयं उनको घर से 2 घंटे पढ़ाऊंगा, यानी कि 9 से 11 बजे तक। और जिनके पास RBSc NCERT का कोर्स नहीं है, यानी कि आप देखिए कि अगर आप जेरोक्स कराओगे तो एक जेरोक्स के कराने के 2 रुपये लेते हैं, लेकिन हमने 5 यानी कि 10 किताबों के नोट्स, साथ में उनके बहुत सारे टॉपिक, इतने सब कुछ 99 रुपये में, 99 रुपये में हमने सब कुछ दे दिया। यानी कि लगभग 700-800 पेज है। एक पेज की यानी कि 1 रुपये में हम 400-500 यानी कि 8 पेज दे रहे हैं। फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने तो इसे फ्री में कहा था। सब कुछ फ्री में नहीं हो सकता, यानी कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखो अगर मैं अकेला करता तो मैं आपकी रोज़ टेस्ट सीरीज लाता, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि मैं आपकी जो टेस्ट सीरीज है कंटिन्यू लेता रहूँगा जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए। लेकिन जो मुझे टाइम मिलता है 9 से 11 जो रात में, वो मैं दूसरे बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे वजह से उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि पैसे लग रहे हैं, तो पैसे लगेंगे से, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें लाखों का खर्च आता है, चलाने वाला अलग IIT होता है, तो उनको सबको पेमेंट करना होता है, तो कहाँ से लाएंगे। बाकी आपसे 1 भी ज़्यादा रुपये मैंने उसमें नहीं लिया है।
चलो इस टेस्ट सीरीज में हम आपको ये क्वेश्चन 2011 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो हल करा देता हूँ। जो दूसरी टेस्ट सीरीज आएगी, टेस्ट सीरीज 7, उसमें मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हल करा दूंगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं किस तरह से उनको पढ़ना है वो आपको हल करा दूंगा। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्रदेश गोंडवाना लैंड से संबंधित है। अब गोंडवाना लैंड क्या है, देखिए वेगनर एक भूगोलवेत्ता था, जलवायुवेत्ता था वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था कि महाद्वीप महासागर कैसे बनते हैं। यानी कि सबके मन में ये उत्पन्न होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई, पृथ्वी पर जल कहाँ से आया, महाद्वीप कैसे बने, स्थल कैसे बना। तो वेगनर ने बताया कि किस तरह से महाद्वीप का निर्माण हुआ, किस तरह से महासागरों का निर्माण हुआ। तो वेगनर ने कहा कि प्राचीन समय में एक विशाल द्वीप था, यानी कि एक बहुत बड़ा खंड था। उस खंड में एक जुड़ा हुआ आपस में एक बहुत बड़ा स्थल भाग था। इस स्थल भाग के चारों ओर पानी था और एक ही स्थल भाग था, यानी कि कोई महाद्वीप नहीं था, केवल बीच में एक स्थल भाग था, उसके चारों ओर पानी था। इस स्थल भाग को जो वेगनर ने कहा पेंजिया। क्या कहा, पेंजिया। और जो इसके चारों ओर जो विशाल महासागर था उसको कहा पेंतालासा। बाद में वेगनर ने कहा कि विभिन्न परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण जो पेंजिया बाद में जाकर ये 2 भागों में विभाजित हो गया। यानी कि ये पेंजिया कितने भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और बीच में जो भाग विभाजित हुआ, यानी कि जो भूसन्निधि पड़ी, भूसन्निधि होने के कारण बीच में जो पानी भर चुका था, इसका पानी भर गया इसमें, ये कहलाया टेटिसागर। ठीक है, टेटिसागर। अब इस तरह से उसने कहा कि जो अंगारा लैंड ऊपर वाला था, गोंडवाना लैंड नीचे वाला था। तो आपके विश्व के जो महाद्वीप देखते हैं, तो विश्व के महाद्वीप में जो नीचे महाद्वीप है, जैसे आपके दक्षिणी अमेरिका है, आपके ऑस्ट्रेलिया है, या आपके अफ्रीका है, दक्षिण भारत है, ये महाद्वीप हैं, ये आपके गोंडवाना लैंड में शामिल है। तो आपके पूछा गया गोंडवाना लैंड से संबंधित है, तो आपके प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण में है वो गोंडवाना लैंड से संबंधित है। इस तरह से, और अंगारा लैंड ऊपर था। तो टेटिस महासागर में बाद में जो इसकी नदी आने के बाद में जो टेटिस सागर में जो अवसाद भर गया, अवसाद बनने से ही बाद में टेटिस सागर से ही जो भारत का जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण हुआ, उससे ही हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ये आप समझ लेना, मैं इसको बाद में व्याख्या कर दूंगा। इसी तरह आपसे पूछा गया कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलता है। देखो आपके वन पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग आएंगे। उसमें कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। मानसूनी वन यानी कि उस कटिबंधीय पतझड़ी वन जो अपने पत्ते वर्ष में एक बार जड़ जाते हैं, वो पतझड़ वन। इसी प्रकार सुंदरी वृक्ष यानी कि मैंग्रोव वन, यानी कि समुद्र के जो तटीय भाग होते हैं, तटीय भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उनकी विशेषता ये होती है कि उनकी लकड़ी पानी में कभी गलती नहीं है, यानी कि उसकी लकड़ी को आप कितनी भी गलाओ कभी गलती नहीं है। तो सुंदरी वृक्ष को यानी कि मैंग्रोव वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन बहुत से राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन सुंदरी वृक्ष आपके मैंग्रोव वन में मिलते हैं जो पश्चिम बंगाल में भी है। आपको पता है कि जो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वहीं मिलता है। इसी तरह आपसे पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही जो बंगाली खाड़ी में गिरती है उसमें ही मांजुली द्वीप है। इसी तरह उमानंद जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी है, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, यानी कि आपसे अलग अलग पूछ लेंगे कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। यानी कि आपके भूमध्य सागर, यानी कि भूमध्य सागर आपको पूरा नक्शा बताऊंगा विश्व का। तो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, उसको चक्रवात बोलते हैं, पश्चिमी मानसून बोलते हैं, या मावट की वर्षा बोलते हैं। वो आते हैं तो वो यानी कि सर्दियों में आते हैं, तो सर्दियों में आने के कारण जो शीतकालीन वर्षा होती है। जब ये पश्चिमी विक्षोभ हिंद यानी कि बंगाली खाड़ी से गुजरते हैं, तो बंगाली खाड़ी से गुजरने के बाद में जो तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पर वर्षा करते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु की जो नदी है कावेरी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर सर्दियों में बाढ़ आती है। यानी कि सर्दियों में कौन सी नदी में बाढ़ आती है, कावेरी नदी में। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा सर्द ऋतु में होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको जो नक्शा है इस तरह से है, तब जब वो उत्तरी पूरी मानसून इस तरह से आता है तो यहाँ जो वापस गुजरता है, गुजरने के बाद यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहाँ पर उत्तरी पूरी मानसून के कारण दक्षिण भारत में बहुत वर्षा होती है, इस कारण कावेरी नदी में बाढ़ आती है। इसी तरह आपसे पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ प्रवेश करता है। अगर आपके केरल ऑप्शन आए तो केरल में सर्वप्रथम प्रवेश करता है 1 जून को। लेकिन अगर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है। अगर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं आए, केवल केरल ही आए, तो केरल में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह
आपको ध्यान रखना है बांगड़ नागल परियोजना किस नदी पर है, बांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। तो आपको इस तरह से आपको जो सतलज व्यास नदी है, व्यास रावी नदी है, वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपकी सबसे लंबी परियोजना कौन सी हीराकुंड है, हीराकुंड कौन सी नदी पर है। इसी तरह आपको शोक ध्यान रखना है, दामोदर नदी किस राज्य का शोक कहलाती है, कोसी नदी किस राज्य का शोक कहलाती है, बिहार का शोक कोसी, दामोदर नदी किसका कहलाती है, पश्चिम बंगाल का। इस तरह से आपको सबको ध्यान रखना है। इसी तरह नर्मदा जो ताप्ती नदी है, आपके भारत की ऐसी दो मात्र नदियां हैं जो कभी आपके डेल्टा नहीं बनाते। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक इसका मतलब ये होता है कि जो नदियां आती है तो नदियां समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलने के बाद में नदियों में जो अवसाद होता है तो अवसाद उस समुद्र के किनारे जमा कर देती है, समुद्र के किनारे अवसाद जमा करती है। अवसाद से धीरे धीरे वो डेल्टा यानी कि एक चबूतरा टाइप यानी कि एक पदार्थ जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा हमेशा नदियों के संगम पर, जहाँ नदियां मिलती है समुद्र में, वहां पर डेल्टा मिलता है। जो अब डेल्टा जहाँ मिलता है जिसमें से आपकी नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिमी दिशा में बहती है आपके, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां दो ऐसी नदियां हैं जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती। आपको भी ध्यान रखना है कि जो नर्मदा नदी है पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में जो अगले जो टेस्ट सीरीज होगी साथ ही इसमें मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। एक बात देखिए कि आपके 3 साल से आपके दो क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन तो आपकी ये पूछ रहे हैं कि भारत में पश्चिमी जो चक्रवात कहाँ से आते हैं, मानसूनी हवाएं कहाँ से आती है, उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है, यानी मानसून से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में ही आपके भौतिक विभाग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिकों को आपको विशेष में क्लियर कराऊंगा अगले टेस्ट सीरीज में। इस टेस्ट सीरीज में तो यही उद्देश्य था कि आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या परिवर्तन किया गया है इसमें आपको देख लीजिए, ये मैंने आपको ये दे दी, इसमें देख लीजिए। इसमें आपकी बैंकिंग वाला भी जोड़ दिया, आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि राजस्थान के सिलेबस को बढ़ा दिया है। तो हम अगले टेस्ट में शुरू करेंगे भारत के भूगोल के पूरे क्वेश्चन। तो इस बार समाज चाहेंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं बता पाए क्योंकि हमें पास समय कम था, इस कारण आपको ध्यान रखना है कि भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। नमस्कार, जय हिंद।